हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक बेहद इंपॉर्टेंट कानून जिसका नाम है डोमेस्टिक वायलेंस। ये ना सिर्फ एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट है बल्कि भारत के हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भारत में लगभग लोग शादी तो करते ही हैं। शादी नहीं करते हैं तो पारिवारिक संबंध में तो रहते ही हैं, और अगर वहाँ पे रहते हैं तो मेल फीमेल के डिस्प्यूट्स आज के ज़माने में आम है। एक अवेयरनेस होना ज़रूरी है, महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। तो वहीं पे जो मेल मेंबर है उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई फीमेल अपने अधिकारों का मिस यूज़ उनके खिलाफ ना करे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, अपने फीमेल कलीग्स के साथ में, अपनी बेटियों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सो दैट कि एक अवेयरनेस की मुहिम जो है वो सक्सेसफुल हो सके। जुडिशरी की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करेगा। आइए, अभी तक जो हमने डिस्कस किया उन सारी चीज़ों को एक बार क्विक रिवीजन देते हैं और फिर आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में पुराने ज़माने में डोमेस्टिक वायलेंस को लेके कोई विशेष कानून नहीं था। सिर्फ आईपीसी का सेक्शन 498 ए था जो प्रोटेक्शन दे रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स के पास में एक ऑप्शन और था कि वो चाहें तो सिविल सूट फाइल करके डाइवोर्स के लिए मांग कर सकती थी। इसके अलावा कोई और रेमेडी अवेलेबल नहीं थी। इंटरनेशनल कन्वेंशन हम सीडा के नाम से जानते हैं, वो बेसिकली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात करता था। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है, आर्टिकल 14, 15, 21, वो सब फीमेल्स के वायलेट हो रहे थे। इन सभी कारणों से हमारी सरकार ने 2005 में आके एक कानून बनाया जिसका नाम रखा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ये कानून टोटल मिला के 5 चैप्टर्स में बटा हुआ है, और इसमें 37 सेक्शन है, 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में याद किया था, एक बार क्विकली याद करते हैं। सबसे पहला चैप्टर था प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक, जिसके अंदर 2 सेक्शन थे, 1 और 2। दूसरा चैप्टर था डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें सिर्फ एक सेक्शन था, 3। थर्ड चैप्टर हमारा होता था ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिसके अंदर 4 से लेके 11 तक सेक्शन थे। उसके बाद अगला चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग रिलीफ ऑर्डर, जिसके अंदर 12 से लेके 29 तक सेक्शन थे। और लास्ट चैप्टर होता था हमारा जिसका नाम होता था मिसलेनियस या विविध, जिसके अंदर 30 से लेके 37 तक सेक्शन होते थे। फिर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि किसी भी कानून में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है कि इस कानून में न्याय की मांग कर कौन सकता है। उसे हम इस कानून में नाम देते हैं व्यथित अ, व्यक्ति, या अंग्रेजी में हम बोलते हैं अग्रीव्ड पर्सन। लॉ को जितना इंग्लिश में पढ़े उतना बेटर होता है, क्योंकि हिंदी में वर्ड थोड़े अटपटे हो जाते हैं। हालांकि अगर आपका कोर मीडियम ही हिंदी है तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हमने पढ़ा कि इस कानून के सेक्शन 2A में अग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन दी गई। अग्रीव्ड पर्सन का मतलब इस कानून में उस व्यक्ति से है जो एक वुमन हो। तो सबसे पहले इस कानून में वुमन को ही न्याय मिलेगा, वही अग्रीव्ड हो सकती है। दूसरा, उस के साथ में रेस्पोंडेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस किया हो, वुमन होनी चाहिए, रिस्पोंडेंट ने उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस किया हो, और उन दोनों के बीच में डोमेस्टिक रिलेशन रहा हो। यहाँ तक की बात हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे की चर्चाएं करते हैं आज की क्लास में। आइए, मैं वहीं से एक बार आपको वापस लेके चलता हूँ। ये देखिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको अंडरलाइन कराया था कि इस कानून में कुछ चीजें हैं जिनको अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे पहले वुमन, उसके बाद में डोमेस्टिक रिलेशनशिप, रेस्पोंडेंट और डोमेस्टिक वायलेंस। अब इन चारों शब्दों पे हमें एक एक करके चर्चा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रेस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 2Q में दी गई है। अब इस बात को समझिए, हमने पढ़ा था कि इस कानून में पीड़ित या अग्रीव्ड सिर्फ वुमन हो सकती है। मतलब एक पुरुष के साथ मारपीट हो तो वो कहीं आवाज नहीं उठा सकता, इस कानून में नहीं उठा सकता स्पेसिफिकली। और आप जानते हैं कि भारत के जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। पुराने जमाने में महिलाएं ज्यादा पीड़ित थी, इसलिए कानून में महिलाओं को न्याय दिलाने की बात की गई। पुरुष के खिलाफ कानून धीरे धीरे भेदभाव पूर्वक बनते गए। बट आज के दिन अब जमाना चेंज हो रहा है, तो हो सकता है सरकार कानून में कुछ रिफॉर्म करे। पीड़ित कानून में महिला हो सकती है, लेकिन क्या इस कानून में महिला आरोपी भी हो सकती है? इसका मतलब एक फीमेल ने दूसरी फीमेल के साथ वायलेंस किया तो क्या दोनों केस लड़ सकती हैं? मतलब एक को आरोपी और एक को दोषी माना जा सकता है, एक को पीड़ित माना जा सकता है। तो समझिएगा, जब ये कानून बना 2005 में, तो इस कानून में परिभाषा बड़ी ही अजीब बनाई गई, और उसमें लिखा गया कि इस कानून में रिस्पोंडेंट सिर्फ और सिर्फ अडल्ट मेल होगा। दो शब्द पे गौर कीजिए, अडल्ट और मेल। इसका मतलब
पहली बात, फीमेल इस कानून के अंदर रेस्पोंडेंट नहीं हो सकती। तो अगर एक फीमेल ने दूसरी फीमेल के साथ मारपीट की भी है तो उस फीमेल के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं हो सकता था, पहली बात। दूसरा, अगर मेल ने मारपीट की है और वो माइनर है, अडल्ट नहीं है, तो भी केस नहीं हो सकता था। तो सिर्फ और सिर्फ 18 साल से बड़ा कोई पुरुष मारपीट करता था, वायलेंस करता था, तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता था, बाकी केस में नहीं बन रहा था। ये तो अगर ध्यान से लॉजिकली सोचा जाए तो बड़ी गड़बड़ बात है। ये तो एक तरह से कानून का पूरा यूं समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कानून का ऑब्जेक्टिव एक पुरुष की हिंसा से, पुरुष की मारपीट से, उसके वायलेंस से मुक्ति दिलाना नहीं है। कानून का ऑब्जेक्टिव है महिलाओं को हर प्रकार की हिंसा से मुक्ति दिलाना, भले ही वो एडल्ट करे, मेल करे, फीमेल करे या माइनर करे। इसलिए इस कानून में, इसमें रिफॉर्म की नीड आई। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, ये ओरिजिनल डेफिनेशन है जो ये कहती है कि रेस्पोंडेंट मीन्स एनी अडल्ट मेल who is or has been in domestic relationship, दोबारा आ गया domestic relationship, with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under this act। तो respondent वो है जो adult male है, जो पीड़ित के साथ में डोमेस्टिक रिलेशन में है और जिसके खिलाफ इस कानून में पीड़ित महिला ने कोई भी राहत मांगी है। अब मैंने बताया कि ये तो गड़बड़ हो गया, तो कानून ने यहाँ पे क्लियर कर दिया। और कानून ने क्लियर क्या किया, पढ़िए जरा। provided that an aggrieved wife or female living in a relationship in the nature of marriage may also file a complaint against a relative of the husband or male partner। तो यहाँ पे उन्होंने ये क्लियर किया कि देखिए, हालांकि इस कानून के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अडल्ट मेल है वही रिस्पोंडेंट हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई महिला शादीशुदा है, शादी करके अपने हस्बैंड के साथ रह रही है या शादी जैसे संबंध में रह रही है, तो वो अपने हस्बैंड के जो रिलेटिव है उनके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकती है। यहाँ पे दोबारा पढ़िए, अग्रीड वाइफ मतलब शादीशुदा है, या फिर फीमेल लिविंग इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, शादी जैसे संबंध में रहती है, शादीशुदा नहीं है, शादी जैसे संबंध में रहती है, तो भी वो कंप्लेन कर सकती है अगेंस्ट रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और मेल पार्टनर। यहाँ से तीन चार चीजें निकल आती है। वाइफ केस कर सकती है तो पता ही है, लेकिन जो वाइफ नहीं है, शादीशुदा नहीं है, वो भी केस कर सकती है अगर वो नेचर उनका रिलेशनशिप वो मैरिज जैसा हो। किसके खिलाफ केस कर सकती है, मेल पार्टनर के खिलाफ तो कर ही सकती है, इसके साथ में जो रिलेटिव हस्बैंड है उनके खिलाफ भी कर सकती है। अब इससे बहुत सारी डिबेट्स पैदा हो गई और अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग तरह के जजमेंट दिए जाने लगे। कोई कहता था कि नहीं, फीमेल इसमें रिस्पोंडेंट नहीं हो सकती, कोई कहता था फीमेल हो सकती है लेकिन माइनर नहीं हो सकता। इन सारी चीज़ों को लगाम देते हुए और एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया 2016 में, जिसका नाम है हीरालाल पी हरसोरा एंड अदर्स वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा एंड अदर्स। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन था whether the person other than adult male can be respondent under this act। क्या इस कानून में, क्या इस कानून में अडल्ट मेल या वयस्क पुरुष के अलावा कोई और भी रिस्पोंडेंट हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि हमारा कानून ये चाहता है कि महिलाओं को हिंसा से मुक्ति मिले, सिर्फ पुरुष द्वारा की गई हिंसा से नहीं। इसलिए इस कानून के अंदर रिस्पोंडेंट का जो मीनिंग है उसको वाइडन किया गया, उसको बढ़ा दिया गया और लिखा गया इट इंक्लूड्स फीमेल मेंबर एंड नॉन अडल्ट्स ऑल्सो। इसका मतलब आज के दिन अगर एक महिला हिंसा करती है तो भी डोमेस्टिक वायलेंस में कवर्ड है, और अगर मान लो कि एक माइनर हिंसा करता है तो भी कवर्ड है। इस जजमेंट को याद कर लीजिएगा, मेजर लैंडमार्क जजमेंट है जिसने इस परिभाषा को आगे एक्सटेंड किया। एक और यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट केस है, केस लो सारे के सारे साथ याद कर लीजिएगा। केस का नाम है संध्या वानखेड़े वर्सेस मनोज भीमराव वानखेड़े। इसमें भी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने क्लैरिफाई किया कि फीमेल रिलेटिव ऑफ हस्बैंड आर आल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट की परिभाषा में जो फीमेल रिलेटिव्स हैं हस्बैंड की, वो भी कवर्ड है। ठीक है, चलिए, तो इससे ये पता चल गया, यहाँ से क्लैरिफाई हो जाता है कि अब हिंसा करने वाला पुरुष, उसके जो फीमेल रिलेटिव हैं वो सब इस परिभाषा में कवर्ड होंगे। इवन इफ वो माइनर है तो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग आगे। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पढ़े बिना आगे जाना बेवकूफ़ी है। डेफिनेशन का नाम है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं घरेलू संबंध। सेक्शन 2F में इसकी डेफिनेशन दी गई है। और इस पूरे कानून में जो डोमेस्टिक रिलेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हिंसक है, एक पीड़ित है, वो दोनों इस कानून के दायरे में तभी आएंगे जब उन दोनों के बीच में डोमेस्टिक रिलेशन हो। अगर दोनों का संबंध डोमेस्टिक रिलेशन का नहीं है तो वो इस कानून के दायरे से बाहर हो जाता है, ये कानून लागू ही नहीं होगा। इसलिए इस पे इतनी डिबेट्स हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आइए कुछ एक पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले, डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब ना तो शादी है, जरूरी नहीं है शादी हुई हो, बहुत सारे ऐसे संबंध हैं जो शादी के बिना भी यहाँ पे कवर होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि ये हस्बैंड वाइफ का झगड़ा ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है। नहीं, हस्बैंड वाइफ की जरूरत नहीं है। इस डेफिनेशन को अगर आप देखेंगे
तो जो लिव इन रिलेशन वाले हैं वो भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं। आप देखेंगे तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ हिंसा कर रहे हैं वो भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अगर दो भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं जिसमें बहन के साथ हिंसा हो रही है वो भी यहाँ पे कवर हो जाता है। कैसे? डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच का ये संबंध है, हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड व्हेन दे आर रिलेटेड बाय। कोई भी ऐसे दो लोग जो एक साथ रहते हैं या एक साथ रहे हों, कहाँ रहे हों? शेयर्ड हाउस होल्ड में। तो एक और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आ गई कि शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ के साथ कंडीशन क्या है? दो लोग होने चाहिए, शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हों या रहे हों, और उनके बीच का संबंध इनमें से कोई हो, इन कारणों से वो साथ रहे हों। अब ऐसे तो क्या होता है कि शेयर्ड हाउस होल्ड में साथ रहने का मतलब हम ये सोचें कि जो लोग एक चारदीवारी में एक साथ रहते हैं उनके बीच में डोमेस्टिक रिलेशन है। तो कल को मान लो कि एक व्यक्ति अपने घर में पेइंग गेस्ट रख लेता है, पीजी में किसी को रख लेता है, एक ही चारदीवारी में रह रहे हैं, तो उनके बीच में डोमेस्टिक रिलेशन नहीं बन जाएगा, वो तो एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल या कॉमर्शियल रिलेशन है। आपके बीच में जो साथ रहने का कारण है वो क्या हो? तो पहला है कॉन्सेग्निटी। इसका मतलब हिंदी में होता है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। तो या तो आप ब्लड रिलेशन की वजह से साथ रह रहे हैं, मतलब आपका परिवार चलता आ रहा है और आपके एंसेस्टर्स के साथ आप रह रहे हैं। दूसरा है शादी की वजह से, मैरिज की वजह से, या फिर एक ऐसा संबंध जिसकी नेचर, जिसकी प्रकृति शादी की है। और इस पे बहुत डिबेट है कि कौन से अ, संबंध को शादी की प्रकृति का माने या कौन सी का नहीं। एक सीधी सिंपल जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि जितने भी लिव इन रिलेशन है वो सब के सब इस कैटेगरी में आएंगे, लेकिन सब लिव इन रिलेशन इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद है अडोप्शन। अडोप्शन का मतलब है गोद लेना, तो अगर किसी को गोद लिया और परिवार में रखा वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद में है फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर एज ए जॉइंट फैमिली। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बड़ा परिवार है और सब साथ रहते हैं, तो भी आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएंगे। अब चलते हैं आगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है, साझी गृहस्थी किसे कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 2S में। और साझी गृहस्थी होगी तभी जाके आपका रिलेशन डोमेस्टिक रिलेशन का कहलाएगा। तो देखो, साझी गृहस्थी का मतलब वैसे तो ये होता है कि परिवार के होने के नाते लोग जिस घर में एक साथ रहते हैं वो उनका शेयर्ड हाउस होल्ड कहलाता है। जरूरी नहीं है कि वो उनका खुद का हो, उनका खुद का हो सकता है। जिन दो लोगों का केस है, मतलब रिस्पोंडेंट और एक्यूज्ड, रिस्पोंडेंट और विक्टिम या अग्रीड, तो उन दोनों में से किसी एक का हो सकता है, दोनों का जॉइंट हो सकता है। जिस महिला के साथ हिंसा हुई उसके महिला के इन लॉज का हो सकता है, या फिर उन्होंने किराए पे लिया हुआ हो सकता है, वो आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं। मीन्स ए हाउस होल्ड वेयर द पर्सन एग्रीड लिव्स, तो अग्रीड पर्सन जहाँ पे रहती है, और एट एनी स्टेज लिव्ड इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप इधर सिंगली और अलोंग विद द रिस्पोंडेंट एंड इंक्लूड सच ए हाउस होल्ड whether owned or tenanted either jointly by the aggrieved person or respondent, or owned or tenanted by them, in respect of which either the aggrieved person or the respondent or both jointly or singly have any right, title, interest, equity, and include such a household which may belong to joint family of which the respondent is a member, irrespective of whether the respondent or aggrieved person has any right or interest। इसका मतलब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो, बड़ी सिंपल सीधी बात है। एक ऐसा हाउस शेयर्ड हाउस होल्ड कहलाएगा जहाँ पे अग्रीव्ड पर्सन, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे अग्रीव्ड पर्सन, या मैं नाम दे देता हूँ वुमन, जहाँ पे वो वुमन रह रही हो। तो इधर शी इज लिविंग और हैज लिव्ड, या रही हो पहले, तो जहाँ पे रह रही हो या रही हो, कैसे रही हो? या तो रही हो सिंगुलरली, परिवार का घर है अकेली रही हो उसमें, या फिर जो रिस्पोंडेंट है उसके साथ जॉइंटली रही हो। कंडीशन क्या है? महिला इसमें या इस घर में रही हो। इन दोनों में से अगर महिला रही नहीं है तो उस घर पे महिला का कोई क्लेम नहीं है, वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं कहलाएगा। फिर यह है कि घर जो है वो ऑन्ड हो सकता है या फिर रेंटेड हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है कि उनका उसमें हित नहीं तो इंटरेस्ट हो। फिर ऑन्ड किसका? ऑन्ड हो सकता है फीमेल का, महिला का। ऑन्ड हो सकता है कि जो पर्सन यहाँ पे रेस्पोंडेंट है उसका हो सकता है, या फिर जो रेस्पोंडेंट है उसके फैमिली मेंबर्स का हो सकता है। तो ये सारी बातें समझ में आई। अब यहाँ पे एक बार हम लोग इसको क्विकली देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन के बाद में हम लोगों ने पढ़ी डेफिनेशन रेस्पोंडेंट की। रेस्पोंडेंट के बाद में हम लोगों ने पढ़ा आगे कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बाद में हमने पढ़ा कि शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अगले वीडियो में हम इससे आगे चर्चा करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस किसे कहते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस किस तरह से कानून आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो आज के वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं अगली सीरीज में। थैंक्स अ लॉट।